शहर ही ऐसा है तुम्हारा कि यहाँ रहना भी इच्छा नहीं होती। मुझे हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जानवर जो होते हैं वो एक लाइन से ऐसे नीचे मुंडी करके चलते हैं, तो वो इधर उधर नहीं देखते। तो सरकारें वगैरह भी ऐसी चलती है। बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, तो और मैं डंडा लेके बैठता हूँ, तो ये कंपनी वालों को दिल्ली में 4 तीर्थ स्थान है, बड़ी बड़ी कचरे की टेकड़ियां। 50% पॉपुलेशन हमारी गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट हुई है। ये जो माइग्रेशन हुआ है ये भी देश की बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब सिटीज में अर्बन प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। आप दिल्ली में कहीं ना कहीं जब इधर उधर जाएंगे तो कहीं आप पानी बहते हुए दिखेगा तो वो पानी नहीं है, वो लगभग सीवेज वाटर है। और ये सब जो समस्या है इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो पहली बात यह है कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान और जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, इस इकोनॉमी को किस प्रकार से विकसित करते हैं, ये भी देश के लिए सबसे बड़ी हमारी समस्या है। हम ये संविधान में भी मानते हैं कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फिर भी आज सामाजिक और आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने दिखता है। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी ये हमारी समस्या है। और इसलिए आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने के साथ साथ हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी को भी स्थापित करना होगा। और ये जो सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी में रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि 47 के बाद जो चेंजेस हुआ है उसमें सबसे बड़ा ट्रांजिशन कोई होगा तो वो है नॉलेज। मैं अक्सर 2 बातें बहुत बार कहते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Knowledge a power है और इसलिए हमारे देश में आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, डोमिनेट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो है अमेरिका के 10 डॉक्टर में 6 भारतीय हैं, यूके में भी यही स्थिति है। और हम उन भाग्यवान देशों में से दुनिया का पहला देश है कि जिस देश के पास सबसे बड़ी यंग, टैलेंटेड, इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर किसी देश के पास है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अब ये जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हुए वी नीड टू फाइंड आउट एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी दैट हाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवर वीकनेसेस इनटू द स्ट्रेंथ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम कोई भी बात करने के पहले प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब समस्या हमारे सामने है और टारगेट हमने निश्चित किया है, हाउ टू गेट इट डन, और उसके लिए विच टाइप ऑफ पॉलिसी वी नीड टू फॉर्मुलेट, दैट इज टू बी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सोशियो इकोनॉमिक थिंकर, और जो थिंक टैंक जैसे आप लोग विचार करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जब हम सोचते हैं तो विश्वगुरु बनने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट ईज है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। जो इथिक्स है वो हिस्ट्री, इतिहास, संस्कृति, विरासत और एजुकेशन से, हमारे संस्कार, बाकी सब बातें एजुकेशन से रिलेटेड है। सेकंड जो है इकोनॉमी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और थर्ड है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो मैं आपको क्या बताऊं, ये शहर ही ऐसा है तुम्हारा कि यहाँ रहना भी इच्छा नहीं होती। मैं 2 दिन आता हूं तो पूरा इन्फेक्शन हुआ। मैं 2 घंटे प्राणायाम करके आया। मुझे हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इतना भयंकर पोल्यूशन है। और इससे एक रिपोर्ट में आया कि हर दिल्ली वाला अपना 10 साल का लाइफ कम कर रहा है।
और फॉर्चुनेटली लोगों में इसके धोखे के बारे में जितना अवेयरनेस चाहिए उतना नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इन सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में व्हाट इज टू बी द बेस्ट पॉलिसी by which we can resolve all this issue, that is exactly a $1 million question to all of us. तो पहली बात तो ऐसी है कि हम आज की जो जो परिस्थितियां है उसमें हम 22 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट को हम समाप्त कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम इस देश का ऐसा है कि मैं खेती करता हूं, हमारे यहाँ जानवर जो होते हैं वो एक लाइन से नीचे मुंडी करके चलते हैं, तो वो इधर उधर नहीं देखते। तो सरकारें वगैरह भी ऐसी चलती है, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सिखाएगा बॉस को, तो वो ऐसी चलते रहती है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कुछ बातें होती है उसको कन्विंस करने के लिए जिंदगी के अनेक साल खराब होते हैं। और मैं उनमें शुरू में 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात कर रहा हूं, और मुझे कन्विंस करते करते अब 20 साल चले गए, आधी जिंदगी इसमें खराब हुई कि ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो ऐसी है कि ये संभव है। कुछ बातें दिल्ली वालों से रिलेटेड है, कुछ बात देश वालों से रिलेटेड है। पहली बात ऐसी है कि पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है इसका अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं, और ये देने में ओएनजीसी के साहब यहाँ आए हैं। मैं ईरान में था, वहां इन्होंने एक, मैं और प्रधानमंत्री साथ में थे, ईरान के प्रेसिडेंट को मिले थे, फरदा भी क्या कुछ तो भी नाम था उसका। एक बहुत बड़ा इन्होंने वहाँ एक पेट्रोलियम के इसके लिए बहुत बड़ा ओएनजीसी विदेश का लिया था, वो विवाद चल रहा था, झगड़ा, तब वो बात थी। तो ये पूरे वर्ल्ड में गैस ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और करार कर रहे हैं बाहर से लाके, पर हमारे देश में सेल्फ रिलायंस के लिए उतना नहीं हुआ। अब पहली बात यह है कि ये हो सकता है क्या, तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो तो मैं तो प्रैक्टिकली का, अभी मैं आज हाइड्रोजन की गाड़ी में बैठ के आया हूं यहाँ, तो मैंने दिखा राजीव को कि ये गाड़ी हाइड्रोजन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर, और ये गाड़ी जो है मर्सिडीज जैसी अच्छी है। आपको मौका मिले तो आप देख लीजिए। तो पहली बात तो हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर हम प्रयास करें। अब अल्टरनेटिव फ्यूल में पहला आता है इथेनॉल, और इथेनॉल जो आता है उसमें से आज स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी एमएसपी भी हम नहीं दे पाते, सब चीजें नीचे डाउन चली गई, चावल, गेहूं सब में प्रॉब्लम है। तो अभी हमने अनुमति दी है शुगर सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस, और एमएसपी से भी नीचे गई है। तो प्रॉब्लम यह है कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज इन बिग क्राइसिस बिकॉज ऑफ सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। तो अभी क्या उन्होंने अपने निर्णय किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, बी मोलाइसिस जो 4% है उससे इथेनॉल बनता है, सी मोलाइसिस 4% और बी मोलाइसिस 7% इथेनॉल बनता है, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनता है, और फिर मक्के से बनता है, बांबू से बनता है, और दिल्ली वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परली से बनता है, और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो इथेनॉल बनता है, अभी हम 400 करोड़ लीटर इस साल पूरा हो जाएगा, तो हम पेट्रोल में 20% डालने का हमने निर्णय किया था। अभी इसमें इथेनॉल जो है ये 20% पेट्रोल में डालने के बजाय मैं अब दूसरे चीज से 5-7 साल से पीछे लगाऊं कि हम पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में केवल इथेनॉल को यूज करें। अब ये विभाग से ही अच्छा हो गया कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो और मैं डंडा लेके बैठता हूं, तो ये कंपनी वालों को, नहीं तो मैं पीछे ही पड़े रहता हूं। तो अब मैंने उनको कहा कि अब पेट्रोल के बजाय आप इथेनॉल पर गाड़ियां बनाइए। अभी टोयोटा की इनोवा वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म पूरी करने वाली जो मेरे पास है, जो मैं लेकर दिल्ली में घूमता हूं, वो है 100% बायो इथेनॉल पर, और वो
यूरो 6 के इमिशन नॉर्म वर्ल्ड के पूरी करती है, ऐसी पहली है। अब वो उसका एवरेज 60% बिजली तैयार करती है, फ्लेक्स इंजन है, और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए। तो मेरे पास जो गाड़ी है उसके एवरेज पेट्रोल से तुलना करें कॉस्ट का, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता कि मैं पीछे लग लग के मैंने टीवीएस, बजाज, हीरो, होंडा, इनका फ्लेक्स इंजन पर 100% इथेनॉल पर स्कूटर और मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो वो भी तैयार है। और ये पूरे स्कूटर वाले और पूरे कार वाले अगर इथेनॉल पे चलाएंगे तो दिल्ली के पोल्यूशन में तो डीजल पेट्रोल का पोल्यूशन ही जीरो हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि ये इथेनॉल की इकोनॉमी ये कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ की बनेगी। तो इसका फायदा ये होगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 14% पे है वो 21% पे पहुंचेगा। 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। और ये हवाई ईंधन से अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश के हवाई जहाज हमारे किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर चलने वाले हैं। आप इसलिए मेरे बात पर विश्वास रखिए कि मैं 10 साल से जो बोलता हूँ 101% होता ही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये परली अगर पूरी अगर कंज्यूम हो जाएगी तो आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा दिल्ली का। ये वेस्ट टू वेल्थ है, जैसे नॉलेज टू वेल्थ है वैसे वेस्ट टू वेल्थ है। और इसलिए नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। ये संभव है। मैं हमारे 9 साल से हमारी कारपोरेशन में मैंने एक प्रोजेक्ट लाया था, हंसते थे लोग मुझे, तो सीवेज का वाटर बेचना। तो 9 साल से हमारे कारपोरेशन में टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अभी मथुरा में मैंने मथुरा का 90 mld स्लज को हाइब्रिड एन्युटी में, मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को पानी दिया। तो मैंने उनको कहा आप कितना पैसा देते? बोले 25 करोड़ साल के यूपी सरकार को देते। मैंने बोला आप 20 करोड़ दो। और 40 हाइब्रिड एन्युटी मीन्स 40% फ्रॉम गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया और अभी वो पूरा पानी उनको दे रहे, 20 करोड़ साल के मिल रहे और 100 रुपए का काम 40 रुपए में हुआ और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब आगे की कहानी, कल मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी। दिल्ली में 4 तीर्थ स्थान है, बड़ी बड़ी कचरे की टेकड़ियां। इट इज शेमफुल फॉर द सिटी। और वो जो शेकड़े, तो मैं बहुत दिनों से पहले 3-4-5 साल पहले कोशिश किया मैंने कि इसको रोड में डालें। तो ये एक सेग्रीगेट कौन करेगा, इस पे विवाद हुआ। कल दिल्ली के कमिश्नर मल्होत्रा जी उसके पीछे पड़े, मुझे बोले आप मीटिंग लो। तो कल हमने सब उनके अधिकारी और हमारी मीटिंग ली। तो अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके ये UR2 बनाया पानीपत के बाद, जो अभी इसका इनॉग्रेशन होगा, जहां से पानीपत से एयरपोर्ट आधा घंटे में आएंगे आप। तो वो रोड के काम में डाला, फिर दिल्ली मुंबई हाईवे में डाला, चंडीगढ़ में डाला, अहमदाबाद डोलोरो में डाला। अभी तक 80 लाख टन कचरा हमने रोड में डाला। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कचरा का टेंडर जो कारपोरेशन ने निकाला है उसमें से वो सेग्रीगेट कौन करेगा और फिर डालेगा कौन? तो कल उसका विवाद चल रहा। तो मैंने कहा एक काम करो कि जो टेंडर आपने निकाला उसका मिनिमम किलोमीटर आप स्पेसिफाई करो, उसके बाद में आगे अगर 40-50 हमारा कॉन्ट्रैक्टर पैसा देगा। तो कल बैठकर सेक्रेटरी और उनको बिठाया मैंने, अब इसका सोल्यूशन निकाल दो और ये ठेकड़ा खाली करो पूरी। अब वो जो सेग्रीगेट होता है उससे प्लास्टिक निकलता है, उससे क्रूड पेट्रोल बनता है। मैं खुद बनाता हूँ, मेरे यहाँ 6000 लीटर पर डे बनता है और वो 50% डीजल में डालते हैं। तो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के लिए यूज करते हैं। फिर दूसरा एक ऐसा है कि उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है। ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग करके फिर उसमें से हाइड्रोजन में निकल सकता है या उससे CNG निकल सकता है। अभी आप सबसे अच्छा काम है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और देश में मिलकर 400 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है, 60 शुरू हो गए। वो है परली, 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG।
और 12 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 14 टन ऑफ सोयाबीन और कॉटन स्ट्रॉ गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो ये पहली बात, ये जो बायो सीएनजी तैयार हुआ, और मेरे आग्रह पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सीएनजी का ट्रैक्टर लॉन्च किया। अब वो भी कोई सीधा तो सुनते नहीं, तो मैंने सब ट्रैक्टर वालों को बोला कि यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स मैं अब अगले साल से ट्रैक्टर के लिए मैंडेटरी करूंगा।